एनोमलीज इन नंबर ऑफ टीथ। नंबर ऑफ टीथ की एनोमलीज में पहला क्या है, पहला होगा सुपर न्यूमररी टीथ। सुपर न्यूमररी टीथ क्या होगा, टीथ दैट आर एक्स्ट्रा टू द नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट और टर्म्ड एज सुपर न्यूमररी टीथ। जो एक्स्ट्रा टीथ होंगे उनको हम लोग सुपर न्यूमररी टीथ बोलेंगे। सुपर न्यूमररी टीथ की ना एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी होती है, दे हैव एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी एंड सुपर न्यूमररी टीथ कभी रिजेंबल नहीं करते नॉर्मल टूथ से। सुपर न्यूमररी टीथ कभी नॉर्मल टूथ से रिजेंबल नहीं करेंगे और सुपर न्यूमररी टीथ मेल्स में ज्यादा फ्रीक्वेंटली हमें देखने को मिलता है। दूसरा है सप्लीमेंटल टीथ। सप्लीमेंटल टीथ हम लोग किसे बोलेंगे, एक्स्ट्रा टीथ दैट रिजेंबल्स नॉर्मल टीथ, उसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंटल टीथ। फ्रीक्वेंटली सीन सुपर न्यूमररी टीथ जो होता है ना वो होता है मीजियोडेंस। मीजियोडेंस जो है वो एक सुपर न्यूमररी टीथ है जो कि हमें फ्रीक्वेंटली दिखता है मैक्सिलरी मिड लाइन में। मैक्सिलरी मिड लाइन में मीजियोडेंस दिखते हैं। ये क्या है, ये एक सुपर न्यूमररी टीथ है। सप्लीमेंटल टीथ हमें कहाँ दिखता है, सप्लीमेंटल टीथ प्रीमोलर एंड लेटरल इंसाइजर रीजन में। सप्लीमेंटल टीथ हमें दिखेगा प्रीमोलर एंड लेटरल इंसाइजर रीजन में। ठीक है, मोस्ट ऑफनली सीन सप्लीमेंटल टीथ इन प्रीमोलर एंड लेटरल इंसाइजर रीजन। एबनॉर्मल लेबियल फ्रीनम। मैक्सिलरी लेबियल फ्रीनम इज एसोसिएटेड विथ maxillary diastema when rarely heavy fibrous frenum is found attached to the interpapillar region। ठीक है, एनोमलीज में हमें क्या दिखा, सुपर न्यूमररी टीथ दिखा, सप्लीमेंटल टीथ दिखा, एबनॉर्मल लेबियल फ्रीनम। क्या होता है मैक्सिलरी लेबियल फ्रीनम है ना वो एसोसिएट होता है मैक्सिलरी डायस्टीमा के साथ। मैक्सिलरी डायस्टीमा किसके कारण हो रहा है, मैक्सिलरी लेबियल फ्रीनम के कारण होता है। कब, जब हेवी फाइब्रस फ्रीनम जो है वो अटैच रह जाता है लिंगुअल साइड में जाकर इंटरपैपिलर रीजन में। इसको हम लोग पॉजिटिव ब्लैंच टेस्ट भी बोलते हैं। क्या होता है कि इरप्शन की टीथ से पहले ना जो मैक्सिलरी लेबियल फ्रीनम है वो अटैच होता है alveolar ridge में with some fibers crossing over the lingually to the region of incisive papilla। क्या होता है कि alveolar ridge में जो अटैच होता है हमारा क्या लेबियल फ्रीनम वो अटैच लिंगुअली ना उसके कुछ फाइबर्स जाके इंसिसिव पैपिला से अटैच होते हैं। जैसे ही टीथ इरप्ट होने वाला होता है एल्व्यूलर बोन डिपॉजिट होता है और फ्रीनल अटैचमेंट जो है वो और अपाइकली जाके माइग्रेट कर जाता है। लेकिन कभी कभी एक हेवी फाइब्रस जो है फ्रीनम वो अटैच रह जाता है इंटरडेंटल पैपिला में। इसकी वजह से क्या होता है, जो दो मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर्स है ना वो एक दूसरे के अप्रोक्सीमेशन में नहीं आ पाते हैं। इसकी वजह से मिड लाइन डायस्टीमा होता है, मैक्सिलरी डायस्टीमा होता है एबनॉर्मल लेबियल फ्रीनम की वजह से। और इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है, पॉजिटिव ब्लैंच टेस्ट से होती है। जब अपर लिप को ना थोड़ी देर के लिए स्ट्रेच करके रखा जाए ना तो एक नोटिसेबल ब्लैंचिंग दिखती है हमें इंटरडेंटल पैपिला पे। तो पॉजिटिव ब्लैंच टेस्ट किससे रिलेटेड है, एबनॉर्मल लेबियल फ्रीनम से। पॉजिटिव ब्लैंच टेस्ट किससे रिलेटेड है, एबनॉर्मल लेबियल फ्रीनम पोजीशन से। Now some additional or bullet points relation to classification of malocclusion is endochondral ossification। endochondral ossification क्या है, bone formation is preceded by formation of cartilaginous model which is replaced by bone। इसको कहते हैं एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। क्या होगा, पहले बोन जो है वो कार्टिलेजिनस मॉडल से बनना शुरू होता है और वो बाद में ऑसिफिकेशन होकर रिप्लेस हो जाता है बोन से। एंडोकॉन्ड्रल एंड पेरीऑस्टियल बोथ एक्टिविटीज आर इंपॉर्टेंट इन ग्रोथ ऑफ मैंडिबल। तो मैंडिबल की ग्रोथ किसके थ्रू हो रही है, एंडोकॉर्डल एंड पेरीऑस्टियल एक्टिविटीज की वजह से मैंडिबुलर ग्रोथ होगी। एंडोकॉर्डल एंड पेरीऑस्टियल एक्टिविटीज की वजह से मैंडिबुलर ग्रोथ होगी। ग्रोथ ऑफ कॉन्डाइल, कॉन्डाइल की ग्रोथ कैसे होती है, एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन के थ्रू ग्रोथ ऑफ कॉन्डाइल। कॉन्डाइल की ग्रोथ एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन की वजह से होती है। Growth of condyle occurs by proliferation of fibrocartilage which gets ossified into bone later, that is endochondral ossification condyle।
उसके साथ साथ इंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन हमें हायोइड बोन में, इनकस में, एथमोइड में, स्टेपीज में, इन सब बोन में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज स्फेनो-ऑसिपिटल सिंकॉन्ड्रोसिस। स्फेनो-ऑसिपिटल सिंकॉन्ड्रोसिस ये भी हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज द प्रिंसिपल ग्रोथ कार्टिलेज ऑफ क्रेनियल बेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड में प्रिंसिपल ग्रोथ कार्टिलेज क्रेनियल बेस का कौन होता है? स्फेनो-ऑसिपिटल सिंकॉन्ड्रोसिस। दिस इज प्रिंसिपल ग्रोथ कार्टिलेज है, क्रेनियल बेस का प्रिंसिपल ग्रोथ कार्टिलेज है हमारा स्फेनो-ऑसिपिटल सिंकॉन्ड्रोसिस। कब तक एक्टिव रहता है ये? बीइंग एक्टिव अंटिल इरप्शन ऑफ सेकंड परमानेंट मोलर। सेकंड परमानेंट मोलर के इरप्शन तक ये एक्टिव रहता है हमारा स्फेनो-ऑसिपिटल सिंकॉन्ड्रोसिस। इट इज द मोस्ट एक्टिव सिंकॉन्ड्रोसिस इन जनरेटिंग क्रेनियल बेस। क्रेनियल बेस को जनरेट करने में सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिव सिंकॉन्ड्रोसिस किसकी हो रही है? स्फेनो-ऑसिपिटल। इट क्लोजेज एट एन एवरेज ऑफ 18 ईयर्स। और ये जो स्फेनो-ऑसिपिटल सिंकॉन्ड्रोसिस है ना, इसका क्लोजर, इसकी ऑसिफिकेशन जो होती है लगभग 18 ईयर्स के एज में जाके होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देख लो एक बार और याद कर लो। तो सिंकॉन्ड्रोसिस किसे कहते हैं हम? फ्यूजन ऑफ टू एडजेसेंट बोन बाय कार्टिलेज। फ्यूजन ऑफ टू एडजेसेंट बोन बाय कार्टिलेज इज नोन एज सिंकॉन्ड्रोसिस। ठीक है, कार्टिलेज के थ्रू फ्यूजन हो दो एडजेसेंट बोन का कार्टिलेज के थ्रू, तो सिंकॉन्ड्रोसिस। सिंडेस्मोसिस, फ्यूजन ऑफ टू एडजेसेंट बोन बाय अ फाइब्रस लिगामेंट। फाइब्रस, डेस्मोसिस फाइब्रस। ठीक है, फाइब्रस लिगामेंट के थ्रू सिंडेस्मोसिस में होता है। साइनोस्टोसिस, अर्ली क्लोजर ऑफ अ सूचर और अर्ली फ्यूजन ऑफ टू एडजेसेंट बोन बाय अ बोन, इसको बोलते हैं साइनोस्टोसिस। जब बोन के थ्रू क्लोजर हो रहा हो, फ्यूजन हो रहा हो दो बोन का, तो इसको बोलते हैं साइनोस्टोसिस। लिप थिकनेस, लिप थिकनेस है ना, वो मेल में और फीमेल में दोनों में अपने मैक्सिमम थिकनेस पे एडोलेसेंस के टाइम में रीच करती है। उसके बाद ये 20 ईयर्स और 30 ईयर्स के एज में डिक्रीज होना शुरू होती है लिप थिकनेस। इन फीमेल लिप थिकनेस रीच अ मैक्सिमम एट एज ऑफ 14 एंड इट मेल्स एट एज ऑफ 16। ठीक है, फीमेल में लिप की जो थिकनेस होती है वो 14 एज तक मैक्सिमम पे रीच करती है और मेल में 16 एज तक। और दोनों में ही 16 ईयर्स के बाद लिप थिकनेस जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, जो कि एक नॉर्मल फिनोमिना है, लेकिन बहुत सारे लोग इसकी ट्रीटमेंट कराते हैं लिप थिकनेस कम होने के बाद। वुल्फ्स लॉ, अकॉर्डिंग टू वुल्फ्स लॉ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बोन रेस्पॉन्स टू माइल्ड डिग्री एट प्रेशर एंड टेंशन। तो वुल्फ्स लॉ क्या है? और फिर ये जो रिस्पॉन्ड जो करते हैं ना बोन माइल्ड डिग्री ऑफ प्रेशर एंड टेंशन का, इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से बोन का रिजॉर्प्शन होगा या फिर बोन का डिपोजिशन होता है। वुल्फ्स लॉ कहते हैं कि माइल्ड टेंशन और प्रेशर के कारण जो है वो बोन जो है वो अपने फॉर्म में चेंज करता है माइल्ड टेंशन और प्रेशर के कारण। कैसे? आइदर बाय बोन डिपोजिशन और बाय बोन रिजॉर्प्शन। ये हो गया हमारा वुल्फ्स लॉ। ट्यूबरोसिटी, ट्यूबरोसिटी इज कंसिडर्ड एज अ मेजर साइट ऑफ मैक्सिला। ट्यूबरोसिटी इज कंसिडर्ड एज अ मेजर ग्रोथ साइट ऑफ मैक्सिला। मैक्सिला का मेजर ग्रोथ साइट क्या है? ट्यूबरोसिटी। नेजल सेप्टम, पेस मेकर फॉर ग्रोथ ऑफ मैक्सिला। नेजल सेप्टम इज द पेस मेकर फॉर ग्रोथ ऑफ मैक्सिला। प्री-प्यूबर्टल ग्रोथ मॉडिफिकेशन प्रोसीजर आर बेस्ट कैरिड आउट ड्यूरिंग दिस पीरियड। ऑर्थो ट्रीटमेंट, ग्रोथ मॉडिफिकेशन ट्रीटमेंट आप किस एज ग्रुप में करोगे? प्री प्यूबर्टल एज ग्रुप में। दिस इज द बेस्ट एज ग्रुप फॉर ग्रोथ मॉडिफिकेशन प्रोसीजर आर बेस्ट कैरिड आउट ड्यूरिंग दिस पीरियड प्रायर टू ऑनसेट ऑफ एडोलेसेंट। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि प्रायर टू ऑनसेट ऑफ एडोलेसेंस ग्रोथ स्पर्ट ड्यूरिंग विच सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नॉर्मल ग्रोथ इज स्टिल रिमेनिंग। कब? ग्रोथ एडोलेसेंट ग्रोथ स्पर्ट है ना, उसके ऑनसेट से पहले, उसके आने से पहले, क्योंकि तब तक कुछ
अमाउंट नॉर्मल ग्रोथ की बची हुई होती है, तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, अपने हिसाब से टर्न कर सकते हो, अपने हिसाब से ट्रीटमेंट और रिजल्ट ला सकते हो उसमें। इसीलिए सबसे अच्छा ग्रोथ मॉडिफिकेशन कब होता है? प्री प्यूबर्टल एज ग्रुप में, और सबसे अच्छा रिजल्ट अचीव होता है। इसके साथ हमारा ऑर्थो फिनिश हुआ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड माल ओक्लूजन। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे OMR, और नेक्स्ट लेक्चर आपका OMR का कल से आना शुरू हो जाएगा। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू एंड गुड नाइट।